मैं रामनिवास से आचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज मैं आपको भारत की विदेश नीति की निर्माणक तत्व के बारे में बताऊंगा। कृपया आप ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि किसी भी देश की विदेश नीति का निर्माण या फिर कहना चाहिए निर्धारण किसी एक तत्व के द्वारा नहीं होता है। उसके निर्माण में अनेक तत्व अपना योगदान देते हैं। तो उसी प्रकार से हम एक एक करके क्रमशः उन सब बातों को इसमें शामिल करेंगे, सब तत्वों को। और इसके अंतर्गत सर्वप्रथम हम लेते हैं भौगोलिक तत्व। इस भौगोलिक तत्व के योगदान को हम कुछ विद्वानों के कोटेशन के आधार पर परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। इसमें के.एम. पणिकर साहब, के.एम. पणिकर ने कहा कि इन नीतियों का लक्ष्य प्रादेशिक सुरक्षा होता है। तो उनका निर्धारण मुख्य रूप से भौगोलिक तत्व द्वारा ही होता है। दूसरा, नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बार कहा था कि किसी भी देश की विदेश नीति का निर्धारण उसके भूगोल के द्वारा होता है। और इसी क्रम में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक विद्वान लेखक डॉक्टर एयर्स ने कहा कि समझौते तोड़े जा सकते हैं, संधियों को भी एक तरफा समाप्त किया जा सकता है, परंतु भूगोल अपने शिकार को मजबूती के साथ पकड़े रखता है। तो कहने का सीधा अर्थ यह है कि एक राष्ट्र या देश की भौगोलिक स्थिति और परिस्थितियां विदेश नीति के निर्धारण में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब जैसे हम भारत के संदर्भ में इसको समझना चाहेंगे तो भारत की भौगोलिक परिस्थितियां एक लंबी पर्वतमाला, दक्षिण में समुद्र, उत्तर में साम्यवादी गुट के दो शक्तिशाली देश सोवियत संघ और चाइना, एक दिशा में पाकिस्तान जो सदैव ही रोजाना खतरे पैदा करता है। इन जैसी परिस्थितियों में भारत की विदेश नीति के निर्माताओं ने जिनके सामने ये सारा परिदृश्य उपस्थित था और इसमें भी यदि वो साम्यवादी गुट
को ज़्यादा समर्थन दें, उनके ज़्यादा नज़दीक जाएं, तो पश्चिमी गुट नाराज हो जाए और पश्चिमी गुट नौसेना में, समुद्र में उनका दबदबा था, तो दक्षिणी सीमा असुरक्षित हो जाए। और यदि हम पश्चिमी राष्ट्रों की ओर ज़्यादा झुकें, उनके ज़्यादा नज़दीक जाएं, ब्रिटेन वगैरह के, तो ये उत्तरी सीमा पर साम्यवादी दो शक्तियाँ नाराज हो जाएं और एक पाकिस्तान से निरंतर उनके द्वारा प्रस्तुत खतरों का सामना करना। तो इन जैसी परिस्थिति में खुद को सेफ करते हुए दोनों गुटों से बराबर दूरी बनाए रखकर फिर उनका समर्थन प्राप्त करना, दोनों ही गुटों से, अमेरिका, सोवियत संघ और उनके जो कैंप के जितने भी उनके मित्र राष्ट्र से, सबसे हमने अच्छे संबंध बनाए रखे। तो ये भौगोलिक परिस्थितियां विदेश नीति के निर्माण में बहुत बड़ा मार्गदर्शन करती हैं और उनके इन सब को मद्देनजर रखते हुए विदेश नीति का निर्धारण होता है। तो भौगोलिक तत्व इसमें अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दूसरा, गुटबंदियां। भारत जब स्वतंत्र हुआ, विश्व निश्चित रूप से दो गुटों में बटा हुआ था और शीत युद्ध भी चरम सीमा पर था। दुनिया शीत युद्ध की आग में जल रही थी। इन जैसी परिस्थिति में भारत जो नवोदित स्वतंत्र राष्ट्र था, तो किसी एक गुट के साथ होने का अर्थ दूसरे गुट या उन राष्ट्रों से किसी भी प्रकार की मदद के रास्ते बंद होना था। तो हमने खूब अच्छी तरह से विचार किया, हमारे विदेश नीति निर्माताओं ने, हमारे नेतृत्व ने, और उन्होंने ये रास्ता निकाला कि भारत के हित में इन गुटबंदियों से अलग रहकर एक सेतुबंध की भूमिका का कार्य करना चाहिए कि कहीं ये दोनों गुट या ये जो अनेक सैनिक संधियों में, समझौतों में बटा हुआ संसार, और कभी भी ये संसार, इस आणविक हथियार और सारा सब दुनिया को कई बार नष्ट करने वाले हथियार जिनके पास हैं, तो इस जैसे परिदृश्य में किसी के साथ होना, किसी भी गुट के साथ होना तो और खतरा बढ़ाना था। तो हमने दोनों से बराबर की दूरी बनाकर और उनके बीच में भी सेतुबंध का, मध्यस्थता, उनको नज़दीक लाने का, जिससे कहीं तीसरा विश्व युद्ध न हो जाए। और तीसरा विश्व युद्ध होने का मतलब जो नवोदित स्वतंत्र राष्ट्र हैं उनका सब कुछ छिन्न भिन्न होना था, उनकी जो भी अर्थव्यवस्था है और है। तो भारत नहीं चाहता था कि हम किसी एक के साथ जुड़कर और उन परिस्थितियों, खतरनाक परिस्थितियों को और ज़्यादा बढ़ाएं। तो हमने एक असंलग्नता की नीति को अपनाकर ये अच्छा मैसेज दिया और निश्चित रूप से दोनों गुट और दोनों महाशक्तियों ने हमारी गुट निरपेक्षता की, दोनों ने प्रशंसा की। तो गुट बंदियां हैं संसार की, इनको देखकर ध्यान में रखते हुए हमने विदेश नीति का निर्धारण और अलग रहने का एक गुट निरपेक्ष राष्ट्र के रूप में हमने हमारा सफर तय करने का फैसला किया, प्रयास किया। एक विदेश नीति पर विचारधाराओं का प्रभाव। भारत की विचारधारा शांति और अहिंसा की रही है और इन चीज़ों को हमने हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 में भी इनका उल्लेख किया है, स्पष्ट कर दिया कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और अहिंसा सुरक्षा को बढ़ाने वाला कार्य करेगा, बढ़ाने में अपना योगदान देगा।
तो इस प्रकार से जो हमारी एक विचारधारा, हमारा दर्शन, हमारी सभ्यता, संस्कृति और उसके जो आधारभूत तत्व है, जिसमें इन चीज़ों को हम जो महावीर, स्वामी गौतम बुद्ध आदि के दर्शन को, विचारों को लेकर हम स्वयं व्यक्तिगत स्तर पर भी अपना जीवन जीते हैं, उनका पालन करते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में या वैदेशिक मामलों में भी हम उनका निर्वहन कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। ऐसा तो ये विचारधारा व्यक्तिगत स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर हमारा प्रतिनिधित्व करती है, मार्गदर्शन करती है। तो हमने कभी अंतर्राष्ट्रीय शांति को किसी भी प्रकार से कभी खतरा नहीं पहुंचाया है। तो ये विचारधाराओं का भी इस पर आर्थिक तत्व है। भारत जब स्वतंत्र हुआ, लंबी पराधीनता के बाद, ये भी कहा जाता था कि यहाँ सुई बनाने का भी कारखाना अपने स्तर का नहीं था। हमें हर बात के लिए, हर उत्पादन के लिए विदेशों की ओर, और उसका खास कारण ये था कि हमारा कच्चा माल बाहर जाना और उत्पादित निर्मित माल का ये बाजार था। तो ये बहुत दोहरा शोषण हुआ था। तो हमें आर्थिक निर्बलता को दूर करना था, आत्मनिर्भर बनना था। तो एकाएक तो ये सब हो नहीं सकता। तो इन जैसी परिस्थितियों के लिए हमें विश्व में शांति चाहिए। विश्व में शांति होने पर ही हमारा जो आर्थिक स्वर्णिम जो सपन था वो साकार हो सकता था, उसको पूरा किया जा सकता था। और ये आर्थिक विकास, इसमें हम आर्थिक विकास के लिए हर देश जो एडवांस था उससे हम सहायता लेना चाहते थे, गुटों में नहीं पड़ना चाहते थे। इसलिए हमने हमारी विदेश नीति को इस प्रकार से निर्धारित किया कि सभी राष्ट्रों से अच्छे संबंध बनाए रखने हैं, जिससे हम सभी की मदद लेकर, सहायता लेकर आगे बढ़ सकें। तो हमारी इन आर्थिक परिस्थितियों ने भी हमारा गुटनिरपेक्षता का मार्ग है और है, शांति का मार्ग है, उसका हमें उस पर चलने के लिए हमारा मार्गदर्शन किया। मजबूरी न कहकर ये हमने एक बहुत अच्छा सुंदर मार्ग, जिसमें सहअस्तित्व है, सबके विकास में हमारा विकास, सबके अस्तित्व में हमारा अस्तित्व, इस दर्शन को लेकर हम चले। सैन्य तत्व है। कोई भी देश हो, कितना भी बड़ा शांति का दूत हो, आंतरिक और बाह्य शांति और सुरक्षा के लिए एक सैन्य बल का सैन्य रूप से आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है, जरूरी होता है। और हमने एक लंबी पराधीनता के अंतर्गत 200 साल, लगभग 200 साल हम पराधीन रहे, और उन जैसी परिस्थिति में हम सैन्य रूप से अति पिछड़े हुए थे, और दूसरों पर, खास प्रकार से हम ब्रिटेन पर ही निर्भर थे। और इसकी वजह से हम राष्ट्रमंडल के सदस्य बने थे कि उनसे हमें बराबर इस क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में मदद मिलती रही। पर हम स्वतंत्र होने के बाद में एक ये भी था कि केवल ब्रिटेन या पश्चिमी जगत से ही हम हथियार, सैन्य साजो सामान की खरीदारी करें, ये ज़्यादा ठीक नहीं होगा। तो पूरे विश्व के जो सैन्य क्षेत्र में आगे बढ़े हुए राष्ट्र हैं, उनसे हम सबसे वो सैन्य साजो सामान खरीदना चाहते थे, टेक्नोलॉजी लेना चाहते थे। तो इसके लिए ज़रूरी था कि सबसे अच्छे संबंध बनाए रखे जाए, और वो ही मार्ग हमने उसका ही चयन किया। तो हमने यहाँ पर भी हमारी विदेश नीति का ये निर्धारण किया इस पॉजिटिव सेंस में। भारतीय विदेश नीति के निर्धारण में नेहरू के व्यक्तित्व का, पंडित जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, योगदान रहा।
देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान थी। पूरा विश्व उनको एक शांति के दूत के रूप में पहचानते थे, स्वीकारते थे। और नेहरू ने भारत का स्वतंत्रता आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता, समानता और न्याय के लिए एक लंबा संघर्ष किया। तो नेहरू जी उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और फासिस्ट विचारधारा के बहुत खिलाफ थे। तो वो प्रधानमंत्री होने के साथ साथ विदेश नीति के निर्माता भी थे। उन्होंने विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किया और यहाँ तक कहा जाता था कि भारत की विदेश नीति को पर्याय रूप में उसका पर्याय ये था कि नेहरू की विदेश नीति। हालांकि नेहरू जी ने इसको नकारा है कि मेरे नाम के साथ जोड़कर इसको न देखा जाए। अर्थात भारत ने जिस विदेश नीति का निर्माण किया है, निर्धारण किया है, या जिस पर वो चल रहा है, जो मार्ग चुना है, यदि मैं नहीं होता, मेरे दल की सरकार नहीं होती और कोई दूसरा दल या दूसरा व्यक्ति होता, तो भी कमोबेश यही विदेश नीति का इसी प्रकार से निर्धारण होता। तो पर हम कह सकते हैं कि दुनिया में एक शांति और सुरक्षा के लिहाज से नेहरू जी ने गुट निरपेक्षता की नीति पर चलकर और संसार की जो गुटबंदियां थी, सैन्य गठबंधन थे, समझौते थे, उन सब से अलग रहकर एक अपना शांति के मार्ग पर चले और विश्व को बड़े खतरों से उन्होंने बचाया। एक विदेश नीति के निर्धारण में राष्ट्रीय हित में उनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। कुछ राष्ट्रीय हित अस्थायी प्रकार के होते हैं और कुछ स्थायी प्रकार के। पर ये जो राष्ट्रीय हित हैं, दोनों प्रकार के, इनको ध्यान में रखना पड़ता है। कई बार इन राष्ट्रीय हितों को देखते हुए हमारे जो खास सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल हैं, उसको भी थोड़ा पीछे छोड़ना पड़ता है। और वो चीज़ें जैसे हमारी विदेश नीति का, हम गुट निरपेक्षता की विदेश नीति पर चल रहे थे कि सैन्य जो महाशक्तियां हैं या विश्व की महाशक्तियां, उनसे बराबर की दूरी बनाए रखेंगे। पर हमने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए, जैसे सोवियत संघ के साथ 1971 में 20 साल की एक संधि की, तो इस प्रकार से एक महाशक्ति के साथ जुड़ना प्रश्न चिन्ह लगता है। पर क्योंकि वो हमारे राष्ट्रीय हित में था, राष्ट्र को सुरक्षित और मजबूत करने के लिए वो करना जरूरी था। पर हम बहुत ज़्यादा कि हमारा स्वत्व ही बिल्कुल ही खो दें, हमारा अस्तित्व ऐसा कुछ नहीं था। फिर भी हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक मंचों पर एक अच्छी मध्यस्थ की भूमिका के रूप में हम सदैव रहे, एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में। और जैसे पश्चिमी एशिया संकट, इजराइल ने सदैव हमारा समर्थन किया, मदद की। फिर भी हम राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अरब राष्ट्रों का हमने साथ दिया। अफगानिस्तान में सोवियत संघ का पदार्पण, हस्तक्षेप, हम किसी भी देश की सीमा का अतिक्रमण या उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के खिलाफ थे। पर हमने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए, हालांकि कुछ लोगों ने आलोचना की, हमने सोवियत संघ का विरोध नहीं किया। एक बार कोई ऐसा रिजोल्यूशन कि सोवियत संघ को वहाँ से बाहर निकलना चाहिए अफगानिस्तान से, हमने इस पर वोटिंग में भाग नहीं लिया, हालांकि थोड़ी आलोचना हुई। पर एक हम कभी भी दूसरे के मामले में हस्तक्षेप, सीमाओं का अतिक्रमण पर हमने श्रीलंका के जाफना के लोगों की मदद के लिए हमने सैन्य खाद्य सामग्री की सहायता की, हालांकि उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। पर यह पहली बार हमारे इतिहास में हुआ। पर राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए ये सब करना थोड़ा सा आवश्यक होता है। हाँ, अणु प्रसार संधि, एनपीटी, सीटीबीटी, हमने कभी इन दोनों संधियों पर सिग्नेचर नहीं किए।
क्योंकि हमें आणविक क्षेत्र में थोड़ा आगे बढ़ना था, वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट की बात थी। उसके बिना हम मजबूत नहीं होते, आत्मनिर्भर नहीं होते, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी एक अलग से पहचान नहीं होती। तो हमने अमेरिका और कुछ राष्ट्रों का विरोध झेलते हुए, उन्होंने कई सैंक्शन लगाई और लगाई, फिर भी हमने वो किया। तो इस प्रकार से वो राष्ट्रीय हित होते हैं। तो विदेश नीति के निर्धारण में इन चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है। हमारी ऐतिहासिक परंपराएं, सदैव से भारत शांति का दूत रहा है। वसुदेव कुटुंबकम हमारे दर्शन का आदिकाल से, या फिर कहना चाहिए पूरा विश्व ही मेरा परिवार है। भारत ने चलाकर आज तक कहीं किसी के साथ युद्ध नहीं किया, उसकी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया। हाँ, बचाव भी कुछ किया होगा। भारत के जो महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी के जो सिद्धांत थे, और गांधी जी ने उन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाया। और गांधी जी ने जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, वो अहिंसा, शांति, अहिंसा और सत्य के आधार पर लड़ा। पूरी दुनिया ने देखा कि एक बिना तलवार के हमने उपनिवेश या कहना चाहिए साम्राज्यवादी ताकतों का सामना किया, और अंततोगत्वा हमें अहिंसा के बल पर, सत्य के बल पर हमें जीत प्राप्त हुई, स्वतंत्रता प्राप्त हुई। और जैसे कहा जाता है कि इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता, जैसे गांधी जी के जन्मदिन को आज पूरा विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मना रहा है। तो इससे बड़ा पूरे विश्व को हमारा योगदान, हमारा क्या योगदान हो सकता है। तो ये जो परंपराएं हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, तो और इन्हीं परंपराओं के अंतर्गत ये हमारी सहिष्णुता, उदारता, हमने पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ, हमने उसका बहुत सा क्षेत्र विजित कर लिया, सैनिकों को बंधक बना लिया, फिर भी हमने उनको वापस। तो ये हमारे कल्चर, संस्कृति, दर्शन, सत्य, अहिंसा, इसी का प्रमाण है। तो ये हमारी इसमें भी ये विदेश नीति के निर्धारण में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। आंतरिक शक्तियों और दबावों का प्रभाव। देखो, देश जब मजबूत होता है, देश का नेतृत्व मजबूत होता है, देश के अंदर कलह नहीं होती है, जो आपस में लोग धर्मों को, पंथों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस की इस प्रकार की लड़ाइयाँ न हो, अंदर से मजबूत हो, तो उसकी विदेश नीति भी सुदृढ़ होती है, दीर्घायु होती है। और जब अंदर की कमजोरी होती है तो निश्चित रूप से विदेश नीति भी कमजोर होती है, ढिलमिल होती है, एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है। अब जैसे हम देखें नेहरू का 17 वर्ष का शुरू का कार्यकाल, हालांकि हम आर्थिक और तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर नहीं थे, पर नेहरू की एक इस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय पहचान थी कि हमारा डंका बजता था। नेहरू के बाद में वो स्थिति नहीं रही। इंदिरा गांधी ने 71-72 के लगभग पाकिस्तान से बांग्लादेश का अलग करना एक अच्छा फैसला, एक ताकत के रूप में हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हुई। और फिर इंदिरा गांधी ने 74 का परमाणु विस्फोट किया, तो अलग से हमारा आर्यभट्ट है और इस प्रकार के, तो ये मैसेज जाता है, इससे हमारी विदेश नीति सुदृढ़ होती है। और जब आंतरिक स्थिति कमज़ोर, जैसे राजीव गांधी खुद पर करप्शन के आरोप लग गए, और कुछ इस प्रकार नरसिंह राव के मंत्रिमंडल के बहुत से लोग करप्शन में शामिल हो गए, तो विदेश नीति भी उससे प्रभावित होती है। फिर वो, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय या किसी भी देश की विदेश नीति के निर्धारण में ये भौगोलिक गुटबंदियाँ, आर्थिक तत्व, विचारधारा, सैन्य तत्व, किसी विशेष व्यक्ति का व्यक्तित्व, जैसे नेहरू का व्यक्तित्व रहा,
देश की आंतरिक मजबूती, ये सब तत्व मिलकर सामूहिक रूप से एक विदेश नीति का निर्माण करते हैं, निर्धारण करते हैं। तो आज हम इस पर थोड़ा सा ये हमने चिंतन किया, आपने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मेरी वाणी को विश्राम देता हूँ। एक बार पुनः धन्यवाद।